Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 13 फरवरी 2022 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि आज संडे है, संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वीकली कंपाइलेशन को कवर करने वाले हैं। मतलब कि मंडे से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं, जो भी करंट अफेयर चर्चा में है मंडे से लेकर सैटरडे तक, उन सभी का एक रिविजन दैट इज़ एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी बार मैं डिटेल में बता चुका हूं, बट अभी हम लोग आज करेंगे इसका रिविजन करेंगे। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हर संडे की तरह इस संडे भी हम लोग ये काम करने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, या फिर आप लोग कह सकते हो जो मंडे था उसमें सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, गैप्स इन एनफोर्समेंट ऑफ ग्रीन लेजिस्लेशन। जैसा कि मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पर बता रहा हूँ, ये वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाया जाएगा। एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर सको कि हमने जो भी पढ़ा है वो हम लोग को याद है। पढ़ तो लेते हैं हम बहुत सारा, लेकिन हम लोग उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो फटाफट रिवीजन लेंगे। तो पहला आर्टिकल हमने क्या डिस्कस किया था, 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। लगभग 11,500 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया इनके थ्रू, और एग्जैक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो अप्रूव करते हुए बोला गया कि अब अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हो। तो इसको लेकर सरकार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। क्वेश्चंस इस बात को लेकर उठे कि सरकार ने क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर दिया है। मतलब कि सरकार ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि इन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट काफ़ी बुरा भी पड़ सकता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। तो ऐसे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर दिखाई पड़े थे। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, बेसिकली इस आर्टिकल को हमने उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था, या फिर हमारे जो एनवायरमेंटल लॉज हैं वो आज के टाइम पर सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एनवायरमेंट को लेकर हमारे संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें मैंशनड हैं। जैसे जब आप लोग आर्टिकल 48A को देखते हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बोलता है जो स्टेट्स है उसको यहाँ पर क्या करना है, उसको एफर्ट्स लगाना है कि हमारे एनवायरमेंट को वो प्रोटेक्ट करे और उसको इम्प्रूव करे। साथ ही साथ आर्टिकल 51A भी यहाँ पर ये बोलता है कि भाई जो हर एक सिटीज़न है, आप हो मैं हूँ, हम लोग की यहाँ पर जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दें। तो यहाँ पर ये संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आज के टाइम पर जो भी एनवायरमेंट को लेकर लॉज है हमारे पास, वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं भारत के अंदर। उसके पीछे वेरियस कारण हैं। एक कारण है शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो 80 से कम ऑफिशियल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो कि प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो कि सही से प्रोजेक्ट पर विजिट नहीं कर पाते। ठीक है, एक बार फिर गए, मतलब बार बार जाना पड़ता है, उस प्रोजेक्ट को विजिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसका एक बुरा इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर। तो ये चीज़ें प्रॉपरली हो नहीं पा रही हैं, तो इसकी वजह से हमारे एनवायरमेंटल लॉस इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल देखने को मिलेगा। अगर हम लोग 2006 में देखें, एक रिपोर्ट आई थी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू, इन्होंने यहाँ पर ये बोला पॉलिटिकल विल बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि आप कह सकते हो राजनीतिक क्षमता भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पर फंडिंग वगैरह प्रोवाइड प्रॉपरली करवाई नहीं जा रही है। अगर आप लोग एक प्रॉपर फंडिंग दे दो, एनवायरमेंट के लिए अलग से प्रॉपर फंडिंग रख दो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट यहाँ पर ये चीज़ें भी नहीं देखने को मिलेंगी, तो एनवायरमेंट के लिए ज़्यादा कुछ किया जा नहीं रहा है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी प्रॉब्लम, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है। देखो जो भी यहाँ पर लॉज हैं एनवायरमेंट को लेकर इंडिया के अंदर, वो सब काफ़ी हद तक यहाँ पर आप कह सकते हो शांतिपूर्वक चलते रहते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता नहीं। तो ज़रूरत है कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं यहाँ पर, वो भी पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, देखें क्या हो रहा है, लोगों के प्रति जागरूकता फैलाएं। ठीक है, तो अभी हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो सरकार के साथ यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, ये इसका एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, लागू नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो केन बेतवा लिंक का। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। तो आप लोग देखोगे जो केन बेतवा लिंक है, इसका मैं आप लोगों को एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। ये वाला पिक्चर देखो आप, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा, ये इधर जो नदी है ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको नदी देखने को मिलेगी, बेतवा नदी है। इधर जो दूसरी वाली रिवर देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर आपको केन रिवर देखने को मिलेगी। इन दोनों के बीच में एक कैनाल, एक नाला बना रखा है, जिसके माध्यम से इसको कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट सही से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब क्या है, इस प्रोजेक्ट को कई बार रिजेक्ट किया, फिर अप्रूव किया, फिर रिजेक्ट किया, और पता है फाइनली अभी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो हम लोग लिंक बना रहे हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा। तो इस यहीं पर आपको पन्ना टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया इसी प्रोजेक्ट के अंदर ले लिया गया है।
तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज के टाइम पर जो भी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उनका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। यहाँ पे ये देख सकते हो कि पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा एरिया इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ले लिया गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा कंसर्न बनता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एनवायरमेंट को लेकर भारत में बहुत सारे आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देन एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ठीक है, ये अलग अलग एक्ट्स देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। मतलब ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसका एक रिविजन हो जाए। दूसरा आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था सैफरन बोल प्रोजेक्ट के बारे में। अब ये क्या है, यहाँ पर केसर को लेकर चर्चा की गई है। अगर हम लोग ये कॉन्टेक्स्ट देखें या फिर न्यूज़ में क्यों है, तो नेक्टर की फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसी पर्टिकुलर बॉडी ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया है, एक लोकेशन आइडेंटिफाई करी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दोनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिलेगा और प्लस मेघालय भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों स्टेट्स के अंदर क्या करने वाले, हम लोग सैफरॉन को कल्टीवेट करने वाले हैं, यानी कि जो केसर है उसको हम लोग उगाएंगे इन एरियाज़ के अंदर। क्योंकि जो सैफरॉन है, जो केसर है, वो आज के टाइम पर कुछ ही एरियाज़ के अंदर ग्रो होता है। सैफरन कुछ इस प्रकार से आपको एक केसर देखने को मिलता है, जैसा आप लोग इस पिक्चर को देख लेना, क्योंकि यही बात में भी चर्चा में आने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आखिरकार ऐसे कौन से कारण हो गए जिसकी वजह से हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर हम लोग यहाँ पर सैफरन का कल्टीवेशन कर रहे हैं। पहले मैं आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे महान भारत हुआ, उसका ये वाला जो पोर्शन ये नॉर्थ ईस्ट वाला कहलाएगा। इसमें आपको जूम करके यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये मेघालय देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर और मेघालय की कैपिटल शिलोंग। यहीं पर एक तरीके से सैफरन को कल्टीवेशन को लेकर चर्चा की जा रही है कि हम लोग क्या करेंगे, केसर का उत्पादन करेंगे, केसर को यहाँ पर उगाएंगे। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए चूज़ किया गया इन एरियाज़ को क्योंकि देखो जो आज के टाइम पर सैफरन है, जो केसर है, वो ज़्यादातर बहुत ही कम एरिया के अंदर उगाया जा रहा है। एग्जैक्टली आप कह सकते हो कश्मीर वाले रीजन के अंदर, कश्मीर वाले रीजन तक ही यहाँ पर इसका कल्टीवेशन सीमित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया कि जो हमारा सैफरन है, ठीक है, और यहाँ पर अब ज़रूरत है हम लोगों को कि देखो ये भी हमने देखा कि अभी कुछ ही एरिया के अंदर उगाया जा रहा है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा सा कम ही है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता नहीं है। अब इनफैक्ट यहाँ पर एक डेटा है हमारे पास, डेटा ये है कि इंडिया जो है लगभग 6 to 7 टन सैफरन को कल्टीवेट कर रहा है, इनको उगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डिमांड देख पाओगे तो वो 100 टन की डिमांड है। तो क्या डिमांड के अकॉर्डिंग उगा पा रहे हैं, नहीं उगा पा रहे। तो इसकी वजह से हम लोगों को जम्मू के अलावा और भी वेरियस एरियाज़ के अंदर सैफरन का कल्टीवेशन करना होगा ताकि लोगों की जो डिमांड है उसको पूरी की जा सके। क्लियर हुआ। तो इसी वजह से हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वाले रीजन को चुना है। क्यों चुना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय वाले रीजन के अंदर जो क्लाइमेट का मतलब पूरा का पूरा कंडीशन है, वो कंडीशन काफ़ी हद तक सिमिलर है जम्मू वाले से। इसी वजह से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया को चुना। ना जरा हम लोग केसर के बारे में बात कर लें। केसर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट। देखो केसर यहाँ पर एक प्लांट आपको देखने को मिलेगा, सूखा सा थ्रेड लाइक पार्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब मैंने आपको बताया लंबे लंबे आपको थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। सैफरन को कल्टीवेट किया गया था, बोला जाता है यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर के अंदर, सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स के थ्रू यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको कल्टीवेट किया। लगभग ये 1 सेंचुरी BCE के आसपास की बात है। साथ ही साथ बताया गया, देखो यहाँ पर इसको हम लोग ट्रेडिशनल कश्मीर क्विजीन के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था कश्मीर के अंदर एक टाइम पर, और बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, मैंने आप लोग को बता ही दिया है। इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये क्या करता है, आपके हेल्थ को जो है काफ़ी अच्छे से रेजुविनेट करता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स के अंदर काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, खानों के अंदर इस्तेमाल होता है, कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सीजन्स कौन से बेस्ट हैं, तो देखो इंडिया के अंदर जो सैफरन है, इनकी जो बीज है ना, उनको कल्टीवेट किया जाता है जून और जुलाई के मंथ के आसपास। ठीक है, और कुछ जगह जहाँ पर अगस्त और सितंबर के मंथ के आसपास भी कल्टीवेशन होता है। फिर उनके अंदर जो फ्लावरिंग वगैरह, जो फूल वगैरह निकलना चालू होता है, वो अक्टूबर के आसपास होता है। उन्हीं फूल में से हम लोग इन केसर के जो धागे हैं उनको निकालते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पर्टिकुलर आर्टिकल याद था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, अगर हम लोग बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उद्घाटन करेंगे हम लोग स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये रामानुजाचार्य जी का स्टैचू आपको ध्यान रखना है। रामानुजाचार्य जी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, मैं भी आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा। पहले तो हम लोग स्टैचू के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्टैचू है ये 216 फीट टॉल स्टैचू देखने को मिलेगा, जिसको पंचलोहा से बनाया गया है। पंचलोहा मतलब एक कॉम्बिनेशन है, 5 मेटल का कॉम्बिनेशन है, उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास और जिंक देखने को मिलेगा। साथ साथ बताया गया
ये बेसिकली एक बहुत टॉलेस्ट मेटेलिक स्टैचू है, ठीक है, मेटल का स्टैचू है जो कि सिटिंग पोजीशन में, मतलब कि बैठी हुई पोजीशन के अंदर ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। दुनिया भर में ऐसा कोई मेटेलिक स्टैचू, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटेलिक स्टैचू आपको इतना ऊंचा नहीं देखने को मिलेगा। ये एक मेटेलिक स्टैचू सिटिंग पोजीशन में सबसे ऊंची हाइट पर है दुनिया भर में, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो। साथ साथ बताया गया इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी क्यों बोला गया, क्योंकि रामानुजा जी यहाँ पर इक्वालिटी को काफ़ी प्रमोट करते थे, समानता यहाँ पर काफ़ी आगे लेकर चलते थे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे, टेम्पल्स के अंदर एंकरेज किया गया कि जो लोग, सभी लोगों के लिए यहाँ पर टेम्पल्स को खोला जाए, क्योंकि उस टाइम पर आपको भी पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी तो कास्ट सिस्टम बहुत चलता था, ठीक है, जाति के आधार पर काफ़ी सारे लोगों को एंट्री दी जाती थी, बहुत सारे लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म करने के ऊपर इनका काफ़ी विश्वास था, काफ़ी अच्छे से इसको आगे ग्रो किया, प्लस यहाँ पर इक्वालिटी को आगे लेकर आए, प्लस बहुत सारे जो लोग थे जो कि फंसे हुए थे, अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग भेदभाव की जंजीरों में फंसे पड़े थे, उनको वहाँ से निकाला गया। मतलब आप कह सकते हो इक्वालिटी को उन्होंने पूरी तरह से प्रमोट किया, दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। अगले आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। तो अभी चंद्रयान 2 लॉन्च हो चुका था, आपको पता है 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन हुआ क्या, 2019 में जब ये लॉन्च हुआ तो वो फेल मार गया, ठीक है, ऑर्बिटर वर्क कर रहा है बस, ये फेल मार गया। तो उसके बाद अब यहाँ पर न्यूज़ आती है, अब चंद्रयान 2 के बाद हम लोग चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाले हैं अगस्त 2022 में, ठीक है। तो अभी इसी साल की बात है, अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेंगे। उसके साथ और भी बहुत सारे मिशन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, आदित्य L1, गगनयान, चंद्रयान 3, मंगलयान, शुक्रयान, इंडियन स्पेस स्टेशन भी हम लोग बनाने वाले हैं अपना 2030 तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ बात करें आखिरकार चंद्रयान 3 मिशन क्या है, तो चंद्रयान 3 मिशन के अंदर समझने से पहले आपको समझना होगा चंद्रयान 2। देखो चंद्रयान 2 नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे चंदा पे एक हम मिशन भेजने वाले हैं, जो चांद है, जो मून है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। तो इसके लिए जो चंद्रयान 2 भेजा गया था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके यहाँ पर समझाता हूँ। एक स्पेस हम लोग क्रिएट करते हैं, एक सेकेंड, नीचे शायद स्पेस क्रिएट हो चुका हो, हाँ काफ़ी है इतना समझने के लिए, या फिर रुक जाओ, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम आउट ही कर देते हैं। हाँ अब हमारे पास काफ़ी स्पेस है, समझने के लिए कहीं पर भी समझ सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें चंद्रयान 2 के बारे में, तो चंद्रयान 2 में बेसिकली 3 चीज़ें भेजी गई थी चांद के ऊपर, ठीक है, और वो कैसे भेजी गई थी, GSLV का, जियो सिंक्रोनस यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, जैसा आप लोगों को ये रॉकेट दिख रहा होगा। एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। दोनों के बारे में काफ़ी बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पर नोट सर्च कर सकते हो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो पढ़ाया है तो डेफिनेटली आज आप लोग मुझे बताओगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ जब हम लोग GSLV की बात करते हैं तो इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया इस सैटेलाइट को। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें थी, एक था ऑर्बिटर, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ था लैंडर, और तीसरी चीज़ क्या थी, तो तीसरा था यहाँ पर रोवर। ये 3 चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, क्लियर हुआ। अब इसको लॉन्च किया गया तो इसमें मेन काम क्या था, मेन काम ये था कि ये होगा, ऊपर जाएंगे। अब ऊपर जाने के बाद जो ऑर्बिटर है वो मून के इर्द गिर्द ऑर्बिट करेगा, मतलब इसके घूमेगा इधर उधर। जो रोवर है और लैंडर, इसका क्या काम है, लैंडर जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये यहाँ पर इसका लैंडर का ना ऐसा शेप देखने को मिलेगा, मतलब इसको यहाँ पर हट सी बना दी है, कोई बात नहीं, समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसा शेप देखने को मिलेगा। अब क्या ये धीरे धीरे उतरेगा नीचे, तो क्या आता है, ये मान लो मून है, मून पर ये लैंडर को उतरना था। अब ये उतरता नीचे और उतरने के बाद इसमें से ये गेट खुलता, गेट खुलने के बाद इसमें से रोवर निकलता। रोवर में यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पर पहिए लगे हुए हैं, तो रोवर निकलता और उसके बाद मून पर घूमता और काफ़ी सारी रिसर्च करता, ठीक है, ये हमारा मिशन था। लेकिन देखो मिशन ऊपर गया 2019 में, जो ऑर्बिटर है वो यहाँ पर चांद के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन लैंडर जब लैंड हो रहा था तो इसकी प्रॉपर लैंडिंग हो नहीं पाई, यहाँ पर झटके से लैंड हुआ, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी टूट गई और रोवर वगैरह निकल ही नहीं पाया इसके अंदर से, ये हमारा मिशन फेल मार गया था। तो इसी मिशन को हम यहाँ पर इंप्रूव करके चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाले हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये सक्सेसफुल भी हमारे लिए होने वाला है आने वाले टाइम पर। बस प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम कह रहा हूँ, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, चंद्रयान 2 के बारे में आपने समझ लिया। अब चंद्रयान 3 को समझना कितना आसान है। अभी मैंने आपको ऑर्बिटर के बारे में बताया था, लैंडर के बारे में बताया था, रोवर के बारे में बताया था। देखो इसमें लैंडर रोवर दोनों जाएगा चंद्रयान 3 के अंदर भी, ठीक है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं जाएगा। ऑर्बिटर एक सिंपल सा रहेगा, जो पहले वाला ऑर्बिटर था उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे पड़े थे, जो कि हम लोग को रिसर्च और एनालिसिस करके देता रहता है। मून के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी दे भी चुका है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पहले भी पब्लिश हो चुके हैं। फिलहाल अभी क्या पे बताया गया, अब ये बताया गया कि लैंडर और रोवर को लॉन्च करेंगे और बेसिकली जो हमारा चंद्रयान 2 थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है उसको पूरा करेंगे हम लोग चंद्रयान 3 के अंदर, अगस्त 2022 के अंदर। आगे बढ़ते
आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को लेकर, और पाकिस्तान चाइना और इनफैक्ट इंडिया के रिलेशनशिप तीनों को साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, हुआ क्या था, हमारी सरकार से रिसेंटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही साथ राहुल गांधी ने क्वेश्चन सरकार के ऊपर यह उठाया कि आज के टाइम पर जो भारत की आज के टाइम पर पॉलिसीज़ हैं और इन पॉलिसीज़ की वजह से ही पाकिस्तान और चाइना साथ में आए हैं, ऐसा यहाँ पर राहुल गांधी जी का कहना था। इसके रिस्पॉन्स में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर बताया कि देखो जो पाकिस्तान और चाइना है ये पहले से ही साथ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत की इस सरकार की वजह से यहाँ पर ये पास में आए। तो मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पाकिस्तान और चाइना के अगर हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पाकिस्तान एक टाइम पर सबसे बड़ा सपोर्टर था यूएस का, मतलब अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका के बहुत सारे ग्रुप्स थे, नेटो था। ठीक है, नेटो के बाद यहाँ पर एक ग्रुप था अमेरिका का साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग सीएटो बोलते हैं। दूसरा था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी था पाकिस्तान, आप लोग को ध्यान रखना है। तो मतलब पाकिस्तान काफ़ी करीबी था किसका, अमेरिका का। लेकिन होता क्या है, 1962 के अंदर एक वॉर होती है। ठीक है, 1962 में वॉर होती है इंडिया चाइना वाली। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को पता होगा चाइना जो है अक्साई चीन वाला जो एरिया है वो कब्जा लेता है। ठीक है, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, ये आपको मैप नजर आएगा। ये वाला जो एरिया अक्साई चीन वाला, इस वाले एरिया को यहाँ पर चाइना कब्जा लेता है इस वॉर के बाद। अब इसके बाद क्या होता है, ये जब वॉर होती है तो इस वॉर के बाद पाकिस्तान खुश हो जाता है। पाकिस्तान कहता है यार ये तो बड़ा तगड़ा निकला चाइना ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वॉर लड़ी और उसके बाद भारत का एक हिस्सा भी कब्जाया, है ना। अब यहाँ पर पाकिस्तान सोचता है क्यों ना हम लोग चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाएं। तो चाइना के साथ दोस्ती 1962 के बाद ही बढ़ने लगी। ठीक है, तो पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था 1963 के अंदर, किसके साथ, चाइना के साथ। और वो एग्रीमेंट क्या किया, पाकिस्तान ने बेसिकली ये किया, ये जो रीजन आप लोग को ऊपर दिख रहा है सक्शकम वैली वाला, इस वाले रीजन को उठाकर चाइना को दे दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है बेसिकली पहले आप देख पाओगे पूरा का पूरा पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, इधर अक्साई चीन वाला एरिया जिसको चाइना ने कब्जा रखा है, बीच में ये वाला जो रीजन है ये पाकिस्तान के पास था। लेकिन 1962 की जब वॉर हुई, चाइना ने इसको कब्जाया, तो पाकिस्तान ने सोचा भाई यहाँ पर बिल्कुल सही है, चाइना ने बहुत बढ़िया काम किया है, हम चाइना को ये वाला एरिया उठाकर दे देते हैं। अगर हम लोग ये वाला एरिया उठाकर दे देंगे तो चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा, इस पूरे एरिया को कब्जाने, पूरा जम्मू एंड कश्मीर को कब्जाने में मदद करेगा। तो पाकिस्तान ने ये सोचकर एक सक्शकम वैली दे दी थी 1963 में चाइना को। तो यहाँ पर मुद्दा जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उठाया। उन्होंने बोला कि भाई देखो दोस्ती बहुत पहले से है, 1963 के अंदर चाइना पाकिस्तान तब से ही दोस्ती अपनी निभा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, करंट सरकार की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। उसके बाद बताया गया न्यूक्लियर कॉपरेशन के बारे में। आज के टाइम पर पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहुंची है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से पहुंची है। चाइना ने एक न्यूक्लियर प्लांट डेवलप भी किया है, काफ़ी कुछ यहाँ पर चाइना ने प्रोवाइड करवाया है पाकिस्तान को, आप लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इंडिया और चाइना के बारे में हमने आप लोगों को बता रखा है। देखो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो एक टाइम पर काफ़ी अच्छे हुआ करते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई करके नारे लगाया करते थे, बहुत रिलेशन अच्छे हुआ करते थे। 1962 की वॉर के बाद रिलेशंस काफ़ी ख़राब हुए, हालांकि प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब वॉर 1962 की वॉर के बाद रिलेशंस ख़राब हो चुके थे तो 1988 में जो राजीव गांधी जी थे वो यहाँ पर चाइना गए और चाइना के साथ मिलकर डिस्कशन किया। फिर उसके बाद इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड व्यापार है उसके रिलेशंस को सही किया गया, तब से आज तक व्यापार को लेकर रिलेशंस जो हैं दोनों कंट्रीज़ के प्रॉपरली चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। लेकिन प्रेजेंट स्टेटस बात करें, करंट टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं, इंडिया चाइना की क्या रिलेशंस है, तो आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख पाओगे। चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा, दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की है। इसी के अंदर एक आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ है, बेसिकली इस वाले कॉरिडोर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, इस वाले रीजन से इस एरिया को निकाल रखा है और बेसिकली ये जो पार्ट है वो हिस्सा ये इंडिया का ही है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्लस चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर बैठा है हमारे साथ, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रैटेजी। आप देख पाओगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल मतलब क्या है, चाइना ने इर्द गिर्द यहाँ पर एक तार बुन सा रखा है हम लोगों के आसपास, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर करके दूसरी कंट्रीज़ में इंडिया को घेर रखा है चारों तरफ से। उसके बाद आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो आपको पता होगा यहाँ पर चाइना इसके अगेंस्ट में था, पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट किया है और पाकिस्तान भी चाइना को दबाकर सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें कोई सा भी मुद्दा उठाया जाए, चाहे वो साउथ चाइना सी का हो, ताइवान का हो, या उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार हो, इन सब में यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। तो इन दोनों के रिलेशंस अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल में हमने बात की थी रिसेंटली चौरी चौरा इंसिडेंट को 100 साल पूरे हो चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो भी हमारे हीरोज़ थे, फ्रीडम स्ट्रगल थे, ठीक है, उन सबको आप कह सकते हो श्रद्धांजलि दी थी, जिस वजह से चर्चा में था। चौरी चौरा एक टाउन है, एक आप देख पाओगे कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक जगह ये देखने को मिलेगी जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। देखो हुआ क्या था, लगभग यहाँ पर बोला गया ये इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 में हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था कि हम लोग अब अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट लेकर आएंगे, मतलब अपने कंट्री का प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और सारी जो भी बाहर से सामान आ रहा है उसको बॉयकॉट करेंगे। इस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी के थ्रू चलाया गया। लेकिन ये चलता रहता है आगे आगे कहीं पर फिर प्रोटेस्ट हो रहा होता है। उस प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी सारे जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से फायरिंग वगैरह कर देते हैं, मारा पीटी कर देते हैं आम लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आम जनता है वो काफ़ी भड़क भी जाती है। देन उसके बाद वो लोग यहाँ पर उन पुलिस वालों को भगाते हुए एक पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके, जो कि चौरी चौरा जगह है वहाँ पर, उस पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उन पुलिस वालों की भी जान चली जाती है, प्लस वो पुलिस स्टेशन भी पूरा जल जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट बोलते हैं कि ये 4 फरवरी को हुआ था। 4 फरवरी को यहाँ पर जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे टाउन में, तो उनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी मतलब जुलूस वगैरह निकला था, जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा होगा, तो उनको एक तरीके से जो लोकल पुलिस स्टेशन है उन्होंने यहाँ पर उनको मतलब मारा पीटा। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने गोली वगैरह चला दी थी पुलिस वालों ने, तो इसकी वजह से यहाँ पर पुलिस वालों को मार दिया गया। तो जिसकी वजह से यहाँ पर गांधी जी का जो रिएक्शन है वो कुछ अलग निकल कर आया। गांधी जी ने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं पर विड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला हम लोग अब यहाँ पर इस मूवमेंट को नहीं चलाएंगे। हालांकि गांधी जी की निंदा काफ़ी हुई। इसके बाद गांधी जी का कहना यह था कि देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाया गया था अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए, कि नॉन वायलेंस रहेगा, हिंसा कुछ होगी नहीं और आराम से हम लोग यहाँ पर अंग्रेजों पे जीत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हिंसा सी बन चुकी थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर गांधी जी ने इसको विड्रॉ भी कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे पास 2 नए रामसर साइट्स आ चुके हैं। हाल ही में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसको सेलिब्रेट किया गया 2 फरवरी 2022 को। तो इसी अवसर पर 2 नए वेटलैंड्स आ चुके हैं। वेटलैंड्स क्या होते हैं चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। पहली बात, 2 नए वेटलैंड्स कौन कौन से हैं इसका नाम ध्यान रखना। एक है खजी दया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा यहाँ पर है गुजरात बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों नए वेटलैंड्स जुड़ चुके हैं हमारी वेटलैंड की लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को, ध्यान रखना। और 2 फरवरी 1971 में हुआ क्या था, एक कॉन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। ईरान के अंदर एक शहर है रामसर, वहीं पर एक कॉन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया और बोला कि हम लोग रामसर साइट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर जो भी वेटलैंड्स होंगे, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, उनको इस लिस्ट के अंदर डाला जाएगा और फिर उन वेटलैंड्स को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। बेसिकली ऐसे पर्पज से चलाया गया। वेटलैंड्स क्या है, वेटलैंड्स यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप कह सकते हो वाटर प्रेजेंट है, मैंग्रोव्स हो गए, मार्शेस हो गए, रिवर, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन हो गए, फ्लडेड फॉरेस्ट हो गया, राइस फील्ड, कोरल रीफ, कुछ भी एरियाज देखने को मिल सकते हैं, वो सब हमारे एक तरीके से ये वेटलैंड्स कहलाते हैं। तो वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर लाइफ के लिए भी और प्लस बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी वेटलैंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटलैंड्स को काफ़ी बड़ा खतरा भी आज के टाइम पर, काफ़ी तेज़ी से वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है वेटलैंड, ठीक है, पानी सूख रहा है, प्लस बहुत सारे थ्रेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी बढ़ रहा है ना। उसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, वेटलैंड का स्टेटस भारत में क्या है। देखो भारत के अंदर टोटल 49 आपको रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब टोटल 49 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, आपको ध्यान रखना है। पहले 47 थी, 2 नई ऐड हो चुकी हैं। 2 कौन कौन सी नई ऐड हुई है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी की है, दूसरी खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात की है, ये दोनों को ऐड किया गया है। इसके बाद हमारे पास टोटल 49 रामसर साइट्स हो चुकी है जिनको हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसमें गुजरात टॉप पर है, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल भी देखने को मिल जाएंगे। देन अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंडिया के अंदर कोल की डिमांड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। बताया गया कि आने वाले टाइम पर 2030 तक भारत के अंदर जो कोल की डिमांड है, कोयले की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन्स तक की ये डिमांड हो सकती है, ऐसा बताया गया। 63% का इंक्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 2019-20 के अंदर हमने काफ़ी हद तक डिमांड बढ़ चुकी है इसके अंदर, इन ईयर्स के अंदर, और अभी और बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये जो डिमांड बढ़ रही है इसकी वजह से नुकसान क्या होगा। देखो नुकसान बहुत कुछ होगा, उससे पहले जान लो कोयला है क्या। कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है, इससे हम लोग बिजली वगैरह बना रहे हैं। जिस बिजली को हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं, जब हम लोग कोयले से बनाते हैं। तो साथ ही साथ कोयले को हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में जो प्रोड्यूसर है इसमें यहाँ पर चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन करते हैं। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया भारत के अंदर कौन कौन से, तो रानीगंज, झारिया, धनबाद और यहाँ पर आपको ये एरियाज़ देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है।
कोयला 4 रैंक के अंदर डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना। वो कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट करके आपको यहाँ पर ये 4 मतलब इसके 4 रैंकिंग के अंदर कोयला देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कार्बन सबसे ज़्यादा होगा, वो टॉप का होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को कार्बन की ज़रूरत है, ठीक है। अब कंसर्न क्या है, देखो चर्चा ये है और निंदा भी की जा रही है, अगर कोयले की डिमांड बढ़ रही है तो अगेन इससे पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग एक तरफ बढ़ रहे हैं कि हम लोग कार्बन कम करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज कम करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने टारगेट रख रखा है कि हम 2070 तक नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर कोयले की डिमांड बढ़ेगी तो ऐसा कुछ अचीव हो नहीं पाएगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्डन लंगूर, चर्चा में था, असम विलेजर्स थे बहुत सारे लोग। असम के अंदर बहुत सारे, एक गांव है जहां पर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, और उस गांव के अंदर यहां पर एक सेंचुरी, मतलब एक एरिया है जहां पर गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, मतलब ये वाले लंगूर पाए जाते हैं। तो हुआ क्या, अब उस पर्टिकुलर एरिया को एक यहाँ पे सेंचुरी का टैग देने के बारे में चर्चा की गई थी, जिसको असम के लोगों ने अलाउ नहीं किया। तो बेसिकली हमें पर्पस पढ़ने का यह है कि गोल्डन लंगूर है क्या, इसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो गोल्डन लंगूर का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकीपाइथिकस गी करके देखने को मिलेगा। गोल्डन लंगूर ज़्यादातर यहाँ पर रिकग्नाइज किए जाते हैं अपने कलर ऑफ देयर फर की वजह से, जो इनके कलर होता है, ठीक है, मतलब इनका जो फर कलर है गोल्डन कलर का, उसकी वजह से रिकग्नाइज किए जाते हैं। और बताया गया इनका फर का जो कलर है वो चेंज होता रहता है सीजन वाइज यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया ये जो गोल्डन लंगूर है ये भारत के अंदर आपको वेस्टर्न असम में देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न असम में पाए जाते हैं, उसके बाद भूटान के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन लंगूर को काफ़ी बड़ा खतरा भी है। खतरा क्या है कि देखो यहाँ पे बहुत कम एरिया में पाए जाते हैं, एक सीमित सी जगह में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा है। प्लस हैबिटेट वगैरह काफ़ी लॉस हो रहा है, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह, मतलब पेड़ की कटाई वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से भी इनकी जनसंख्या कम हो सकती है, ठीक है, ये बताया गया। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली अभी यहाँ पर एक प्रॉपर हमारे पास सेंसस आया नहीं है, ठीक है। 2009 का सेंसस है, 2020 में सेंसस हो नहीं पाया कोविड-19 की वजह से, तो अभी हमारे पास प्रॉपर कोई डेटा नहीं है। बट प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो गोल्डन लंगूर IUCN लिस्ट के अंदर एक इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब काफ़ी खतरे में ये जानवर की प्रजाति है, इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना के बारे में। रिसेंटली सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पर जो आधार कार्ड लगता है, आधार हस्बैंड्स का लगता है, वो ज़रूरी नहीं है इस स्कीम के अंदर, जिसके बारे में स्कीम चर्चा में थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना योजना एक मैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है, मतलब कि माँ के लिए लाया गया है, और 1 जनवरी 2017 से चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको यहाँ पर पूरी तरह से निभाती है। यहाँ पर जितने भी प्रेग्नेंट वेमेन है या लैक्टेटिंग मदर्स है, जो कि माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उनको यहाँ पर कुछ पैसा दिया जाता है, लगभग 5,000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि यहाँ पर ये माँ जो हैं ये एक तरीके से अच्छे से अपना जो न्यूट्रिशन है उसका ध्यान रख सकें। नाउ अब क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे थे आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है और जो भी पढ़ा दिया है, इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर सकते हो, जो कि आप लोग कर भी चुके हो पहले भी। ओके, आगे चलते हैं। नाउ उसके बाद आता है अगला आर्टिकल। यहाँ पे हमने बात की थी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, इसका जो सेकंड फेज़ है वो क्या है। अब क्या हुआ, अभी चाइना के अंदर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ चाइना में गई, पाकिस्तान भी गया, तो पाकिस्तान को काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर चाइना ने पकड़ा दिया, बोला कि आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सेकंड फेज़ है वो स्टार्ट करो, मतलब कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, 3,000 किलोमीटर का एक लंबा सा रूट है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, काफ़ी बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। इधर आपको भारत देखने को मिलेगा, ये चाइना है, चाइना का जिंजियांग रीजन है, यहाँ से ग्वादर पोर्ट, ये जो है ये पोर्ट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चाइना ही बना रहा है। तो इस पर्टिकुलर रीजन को कनेक्ट किया गया है, इसी को हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। तो इसी को डेवलप करने के लिए काफ़ी पैसा दिया गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये कॉरिडोर भारत के एरिया से निकल रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन से। हालांकि ये रीजन कब्जा रखा है पाकिस्तान, लेकिन है तो भारत का ही, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ क्या बताया गया, मैंने आपको इस रीजन के बारे में बताया कि ये ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट होता है चाइना के जिंजियांग रीजन के अंदर। अब यहाँ पर इसके ऊपर कनेक्टिविटी बढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, दुनिया भर को यहाँ पर चाइना कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है, यही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इंडिया का स्टैंड क्या, देखो इंडिया को काफ़ी चिंता भी है CPEC को देखते हुए, बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्वाड मेंबर्स इसका तोड़ लेकर आ चुके हैं। क्वाड के अंदर आपको 4 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, भारत, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेट कर, जैसे ब्लू डॉट नेटवर्क हो गया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव हो गया। मतलब ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जहाँ पर चाइना को हम लोग एक्सपैंड होने से रोकेंगे। चाइना आज के टाइम पर क्या कर रहा है, दुनिया भर को लोन प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस लोन को रोकने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जिसको लेकर आज के टाइम पर काम किया जा रहा है, ठीक है।
अब क्या है, इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है? को भारत की सोवरेनिटी को डेफिनेटली खतरा है। प्लस चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जाल बुन रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है? मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि यहाँ पर इंडिया के इर्द गिर्द एक तरीके से जाल बुन रहा है चाइना। अपना यहाँ पर प्रेजेंस यहाँ पे बैठ चुका है, इधर मालदीव्स में बैठ चुका है, श्रीलंका में बैठ चुका है, बांग्लादेश में, म्यांमार में। तो इससे यहाँ पर एक तरीके से भारत को घेर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके रिस्पॉन्स में एक और भारत का इनिशिएटिव है जिसको हम लोग नेकलेस ऑफ डायमंड बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हम लोग ने डिस्कशन किया था एनीमिया मुक्त भारत को लेकर। तो हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कि भाई एनीमिया मुक्त करना है हम लोग को। एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी को हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार से रहेगी जहाँ पर हम लोग बेनिफिशरीज को काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाएंगे। एनीमिया क्या है? बेसिकली एनीमिया एक बीमारी है जहाँ पर खून की कमी हो जाती है। जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका ब्लड ही आपकी ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। आपके बॉडी के एक एक कोने तक जो ब्लड है वही ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, वहाँ पे पंप कर रहा है। बट हो क्या रहा है कि एनीमिया की वजह से जब ब्लड बॉडी के अंदर प्रॉपरली है नहीं, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर कैरी प्रॉपरली हो नहीं पाता है। अब एनीमिया होता कैसे है? तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो विटामिन B12 हो गया, विटामिन A डेफिशिएंसीज हो गई, मतलब कि ये सारे विटामिन्स की कमी की वजह से भी एनीमिया देखने को मिल जाता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है? थकान होती है, ठीक है, कमज़ोरी देखने को मिलती है, नींद सी आती है। तो इस प्रकार की चीज़ें एनीमिया की वजह से देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? और उसके बाद यहाँ पे बताया गया एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019-20 का, जिसमें बताया गया इंडिया की जो वेमेंस हैं और जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं एनीमिया की वजह से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हाथ है जहाँ पर प्रॉपरली ब्लड जो है फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा हाथ है यहाँ पे आप देख पाओगे ब्लड सही से फ्लो नहीं हो रहा है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। ये यहाँ पर एनीमिया कंडीशन कहलाती है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं, सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठा रही है, सप्लीमेंटेशन कर रही है, जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन बैठा, ठीक है, उसको लेकर एक इंतरिम रिपोर्ट आई है। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल यहाँ पर सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है, ये भी बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 90 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, पहले 87 हुआ करती थी, अब 90 सीट कर दी हैं। ये सब किया गया है डिलिमिटेशन के माध्यम से। डिलिमिटेशन होता क्या, मैंने आप लोग को बता रखा है। डिलिमिटेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो भी बाउंड्रीज़ हैं, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज़ है, उनको वापस से फिक्स करना। जो सीट्स हैं, पहले एक टाइम पर पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तब लोग को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चाहिए लोकसभा के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पर सीट को बढ़ाया जाता है। तो उसी को यहाँ पर आप कह सकते हो मॉडिफाई करने के प्रोसेस को हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो डिलिमिटेशन का मेन इसका एम यही है कि लोगों को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पर पॉपुलेशन कम हुआ करती थी तो प्रॉपरली एमपीज़ वगैरह हुआ करते, लेकिन आज के टाइम पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रॉपर लोगों के पास, लोगों के ऊपर एक एमपी नहीं देखने को मिलेगा, मतलब लोगों को प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो अभी अपने रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है, फिर डिलिमिटेशन किया जाता है जिसको हम लोग परिसीमन बोलते हैं। इसके अंदर सीट्स को यहाँ पर वापस से चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 82 के अंदर यहाँ पर मेंशन है पार्लियामेंट डिलिमिटेशन एक्ट बनाता है हर 10 साल बाद, और स्टेट जो है वो स्टेट जो है डिलिमिटेशन के ऊपर काम करता है हर 10 साल बाद। ये आर्टिकल 170 के अंदर मेंशन है। ये छोटी छोटी बातें हैं, फैक्चुअल बेस्ड है, काफ़ी बार मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन अब से लगभग 4 बार बैठा हुआ है, मतलब 4 बार ही अभी तक डिलिमिटेशन हुआ है। एक 1952 में, उसका 1963 में, 1973 के अंदर, देन उसका 2002 के अंदर, ठीक है। अब डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है यहाँ पर ये बताया गया। इसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी देखने को मिलते हैं। ये वो वाली बातें हैं जो कि आप मैंने बताया ना ऑलरेडी, आप लोग इसको कवर कर चुके हो। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का चीज़ें जो भी हैं वो रिवाइज हो जाएँ। उसके बाद अगले आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। एक डेटा कंपाइल किया गया है एमिकस क्यूरे के थ्रू और बताया कि भाई आज के टाइम पर जो क्रिमिनल केसेस हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है कि क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेट करना पॉलिटिक्स के अंदर। इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के अंदर कोई डिफरेंस रह जा नहीं रहा है, ठीक है। इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो लॉ ब्रेकर है वही लॉ मेकर बन जाता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम लोग इन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते? तो देखो, डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पेसिफिकली कोई भी प्रोविजन मेंशन है नहीं, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में जब आप देखते हो तो यहाँ पर चीज़ों को मेंशन किया गया है। यहाँ पे बताया गया है किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, उसको एक तरीके से यहाँ पर इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब वो व्यक्ति यहाँ पर अपनी सज़ा काट के आता है, जेल से आया, मान लो 2 साल जेल में रहा, उसके बाद निकल कर आया, तो उसको आने वाले 3 साल के लिए कोई भी यहाँ पर, आने वाले 6 साल के लिए उसको कोई
भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। ठीक है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लॉज नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे काफ़ी मेमोरी पावर, मसल और मनी पावर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिमिनलाइज काफ़ी बढ़ रहा है। मतलब जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे नेता हैं जिनको लेकर यहाँ पे अगर हम बात करें, उनके ऊपर काफ़ी सारे क्रिमिनल चार्जेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद बताया गया कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो अगर यहाँ पर कंट्री के अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर जो ऐसे नेता हैं, पॉलिटिशियंस, जिनके ऊपर खुद क्राइम के चार्जेस हैं, तो ये सारी बात यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट में चली जाती है। क्योंकि हमारा कंट्री के अंदर जो इलेक्शंस होता है वो बेसिकली फ्री एंड फेयर होना चाहिए, हमारा संविधान भी बोलता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, गुड गवर्नेंस का यहाँ पे एक वॉयलेशन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो लॉ ब्रेकर है, लॉ तोड़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो लॉ बनाएंगे, तो लॉ कैसा बनेगा ये आपको पता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताया गया था। तो अभी जो बजट आया 2022-23 का, यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 400 नई वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाले हैं आने वाले 3 सालों के अंदर। इसके लिए अलग से पैसा अनाउंस किया गया है। वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? ये इंडिजीनियसली डिजाइन ट्रेन है। इसको भारत सरकार ने खुद यहाँ पर डेवलप किया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिलेगी। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर बनाई गई है। मतलब इंडिया जो है इसको खुद डेवलप कर रहा है, जिससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकें, प्लस इंडिया की यहाँ पर एक पहचान बढ़ती हुई नजर आए। एल्यूमिनियम बॉडी इसकी देखने को मिलती है। अब एल्यूमिनियम बॉडी होगी जिसकी वजह से इसका जो वजन है वो काफ़ी हल्का होगा। जो हमारी करंट वंदे भारत ट्रेन है, ठीक है, अभी यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चलती हैं 2 जगह पर, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, तो उनका वजन बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग एल्यूमिनियम की ट्रेन बनाएंगे जिससे वजन कम हो जाएगा। अब आप कहोगे वजन कम करके करोगे क्या? तो वजन कम करने की वजह से एनर्जी कम कंज्यूम करेगी और जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन वगैरह भी कम होता हुआ नजर आएगा। इनकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है यहाँ पर। साथ साथ बताया गया इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि जब इन ट्रेन्स को डेवलप किया जाएगा तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। जब चीज़ों को बनाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। प्लस बहुत सारा कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने को मिलेगा और डेफिनेटली फिर उसका बाद में हम लोग को रिटर्न भी मिलेगा। तो ये सारे फ़ायदे हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे आर्टिकल्स मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी सारे 1-1 घंटे का वीडियो अपलोड है, 50 मिनट 55 मिनट के वीडियोस अपलोड हैं ऑलरेडी। बट मैं यहाँ पर सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ जाते हैं, वो फिर सोचेंगे कैसे पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहा हूँ और बता भी रहा हूँ अभी। ठीक है, आगे क्योंकि ये आपको ही पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आप लोग कैसे रिवीजन कर पा रहे होंगे मुझे पता है। हम लोग का रिवीजन प्रॉपरली हो भी पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने वाइल्ड डॉग्स के बारे में पढ़ा था या फिर ढोल्स के बारे में पढ़ा था। तो एक नई स्टडी ने बताया कि भाई यहाँ पर जो ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैं ये काफ़ी सारे यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन एक टाइम पे 30 साल पहले देखने को मिले थे, बट अभी ये फिर से देखने को मिला है सेंट्रल एशिया के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। सेंट्रल एशिया में खासकर जो किर्गिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर आपको ये ढोल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये पाए गए। अब इनका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इनका साइंटिफिक नेम है क्वान एल्पिनस करके जाना जाता है। वाइल्ड डॉग, ये वाइल्ड डॉग अपने आप में काफ़ी खतरनाक होते हैं, आप लोग को देखने को मिलेगा। प्लस इनको एशियन वाइल्ड डॉग्स के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? रशिया के अंदर, प्लस सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलते हैं। चाइना में भी काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। नाउ भारत की बात करें तो भारत के अंदर बेसिकली यहाँ पर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हो गए। मतलब कि जब आप लोग इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको ये वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। इन घाट्स के आसपास भी आपको ये वाइल्ड डॉग्स भी देखने को मिल जाते हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर हाई रैंक पर आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको वाइल्ड डॉग्स देखने को मिलेंगे। वाइल्ड डॉग्स का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? तो आपने फूड चॉइल के बारे में सुना होगा डेफिनेटली। जैसे यहाँ पर ये टाइगर है, अब ये यहाँ पर जो चीता है ये क्या करेगा, मतलब टाइगर है, ठीक है, टाइगर चीता दोनों अलग होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो टाइगर है ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये यहाँ पर ये जो जानवर है, जैसे कि यहाँ पर मान लो हिरन है, अब ये हिरन क्या करेगा, ये घास फूस खा लेगा सारी, तो इनकी पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती रहेगी। अगर टाइगर नहीं होगा तो इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी। इसी वजह से यहाँ पर प्रकृति खुद की देन है ये कि इनकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए यहाँ पर टाइगर है, टाइगर एज अ प्रीडेटर है। तो यहाँ पर वाइल्ड डॉग्स की जगह भी एक, मतलब वाइल्ड डॉग्स भी ऐसे ही काम करते हैं, बहुत सारे हर्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके चलते हैं। क्लियर हुआ? वाइल्ड डॉग्स का जो IUCN स्टेटस है वो यहाँ पर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, मतलब काफ़ी खतरे में, इसको बचाने की आवश्यकता है। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि मैंने आपसे पूछे हैं। CPAC से लेकर जो भी समझाया वंदे भारत एक्सप्रेस तक सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने चर्चा की थी रिस्टोरेशन ऑफ JCPOA के बारे में। यह है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मतलब इसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील प्लस P5+1 डील के नाम से भी जानते हैं। तो अभी इस डील को लेकर चर्चा चल रही है, ये डील वापस से हो जाए। 2015 में डील हुई थी जहाँ पर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस वगैरह हटा दिए गए थे। और बेसिकली ईरान, ये डील क्या थी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, वरना यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा।
होता क्या है, 2015 के अंदर ये डील होती है, यूएस यहाँ पर डील करता है, इसको हम लोग P5+1 भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर परमानेंट 5 कंट्रीज़ है। कौन कौन सी हो गई, यूके हो गया, यूएस हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जर्मनी बेसिकली यहाँ पर +1 के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है। परमानेंट 5 के अंदर आपको यहाँ पर चाइना भी देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद फ्रांस और रशिया भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से, फ्रांस और रशिया, ये सारी 5 कंट्रीज़ है। P5+1 में जर्मनी आता है। इन्होंने यहाँ पर डील की थी ईरान के साथ, और यहाँ पर ईरान में यूरेनियम काफ़ी पाया जाता है। यूरेनियम का एनरिचमेंट करने के बाद उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो ईरान को रोकने के बारे में चर्चा की थी 2015 में। यूएस के अंदर आपको बराक ओबामा देखने को मिलेंगे, ठीक है, उस समय बराक ओबामा हुआ करते थे। इन्होंने डील करी, इन्होंने बोला ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस लगे हैं उस टाइम पर वो हटा दिए जाएंगे, और एक तरीके से ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाने के बाद ईरान से बोला जाएगा वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे, अपने बॉम्ब्स की तरफ आगे ना बढ़े। ये यहाँ पर डील हुई थी। अब ये डील चलती रहती है। 2000 बाद में क्या होता है, हाँ अच्छा ये बताना भूल गया, बराक ओबामा आए थे 2015 में, उस समय थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर क्या होता है, ये डील डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कैंसिल कर दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बाहर निकाल लेते हैं, ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। भारत भी ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अब जो बाइडन वापस से आ चुके हैं, और जो बाइडन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस डील को वापस से किया जाए, क्योंकि और ईरान के ऊपर से सैंक्शन को हटाया जाए। ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटेंगे तो डेफिनेटली भारत को भी फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रखा है कि अगर ये सैंक्शन हट जाए तो भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा। भारत को पेट्रोल वगैरह मिलेगा, मतलब कच्चा तेल मिलेगा। कच्चा तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टिविटी बना पाएंगे, क्योंकि अभी ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं उन सैंक्शंस की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग को पीछे हटना पड़ता है। नेक्स्ट आर्टिकल तो मतलब हाँ, मतलब यह है कि अभी डील वो चल रही है, उस डील को वापस से लाने के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दी थी वो जो बाइडन वापस से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल में हम लोगों ने पर्वतमाला स्कीम के बारे में चर्चा की थी। तो हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022-23 के अंदर बताया कि भाई यहाँ पर एक तरीके से पर्वतमाला स्कीम को हम लेकर आएंगे। मतलब ये स्कीम लेकर आई हुई है, इसमें हम लोग जो हिली एरियाज जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी को और अच्छा करेंगे। यहाँ पर बेसिकली रोपवे चलाने के बारे में चर्चा की गई है। रोपवे क्या होता है, इस प्रकार की केबल कार आप कह सकते हो, दो पहाड़ों को कनेक्ट किया जाएगा इस केबल कार से, ऐसे यहाँ पर आप कह सकते हो। तो इन्हीं केबल कार को इस पर्वतमाला स्कीम के अंदर चलाया जाने के बारे में चर्चा की है। तो ये स्कीम यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों देखने को मिलेगा। इसका मेन मकसद है जो यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी को बनाना। ये स्कीम ऑलरेडी प्रेजेंट है काफ़ी सारे एरियाज़ में, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये प्रेजेंट है, देखने को मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी यहाँ पर 8 रोपवे अनाउंस कर दिए हैं। लगभग यहाँ पे बताया 60 किलोमीटर तक की लेंथ के 8 रोपवे बनाए जाएंगे 2022-23 तक। तो मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारे 2022-23 में यहाँ पे अनाउंस करे गए हैं, बहुत सारे रोपवेज हम लोग और भी बनाने वाले हैं। अब इन रोपवेज को देखेगा कौन, तो इस पूरे मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए बॉडी है मॉर्थ, ठीक है। मॉर्थ की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, देखो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद देखना होगा अगर हम पहाड़ के अंदर यहाँ पर रोड बनाते हैं तो उसमें बहुत खर्चा आएगा, ठीक है। रोड बनाने में बहुत खर्चा आएगा, बट इसमें खर्चा भी काफ़ी कम आने वाला है, ऐसा बताया गया। प्लस फास्टर रहेगा, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ट्रैवल किया जा सकता है काफ़ी कम समय में, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली ट्रैवल किया जा सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जब आप यहाँ पर रोड बनाओगे तो उसमें बहुत सारा पोल्यूशन होगा, बट इसमें पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होगा, ऐसा ही बताया गया। तो क्या बेनिफिट्स होंगे, वही सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको बता दिया। इकॉनमी बेनिफिट्स मिलेगा, पैसा बचेगा, प्लस फ्लेक्सिबल रहेगा, वही सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में था। यहाँ पे बताया गया जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। अब हुआ क्या है ना, जो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, वो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं, वो इधर की साइड जा रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको प्रॉपर इजीली खाना मिल जाता है, प्लस यहाँ पर वाटर वगैरह मिलता है पूरे साल। तो बहुत सारे जानवर इधर की साइड जा रहे थे, तो इसी वजह से मैंने वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता रखा है आपको। ये जो सेंचुरी है केरला के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इसको WWS मतलब वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला गया है। ये बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर एक ऐसा रिजर्व है जिसको मतलब कि भारत का एक पहला रिजर्व है जिसको यहाँ पर यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर आपको पहला रिजर्व देखने को मिलेगा। प्लस और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी देखने को मिलेंगे इसी रिजर्व के अंदर, वो अलग अलग हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो वायनाड का जो लोकेशन है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपको केरला का मैप देखने को मिलेगा, जहाँ पर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोगों ने देख लिया। साथ साथ बताया गया ये जो पूरा का पूरा सेंचुरी है ये फैली हुई है 344.44 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा।
प्लस यहाँ पे इस सेंचुरी से एक रिवर बहती है जिसका नाम है काबनी रिवर, ठीक है, या फिर कावरी रिवर यहाँ पर फ्लो होती है, ध्यान रखना। प्लस बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं जैसे कि एलिफेंट, गौर, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, सोथ बियर, बहुत सारे जानवर यहाँ पर इस सेंचुरी के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोगों ने फॉकलैंड आइलैंड इशू के बारे में डिस्कस किया था। तो हुआ क्या था मैं आप लोगों को बता देता हूँ डायरेक्टली। देखो बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक्स हुए, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ गई, पाकिस्तान गया, काफ़ी सारा पैसा लेकर आया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप कर रहा है। उसके बाद अर्जेंटीना भी यहाँ पर गया था, चाइना, और अर्जेंटीना ने भी काफ़ी सारे पैसे लिए हैं पाकिस्तान से। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला, चाइना ने बोला ना कि देखो यहाँ पर आपको अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, ठीक है, और अर्जेंटीना के बराबर में ही एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के बराबर में आपको यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये अर्जेंटीना हुआ, यहाँ पर ये फॉकलैंड आइलैंड हुए। तो यहाँ पर अर्जेंटीना से चाइना ने ये बोला कि हमसे पैसा ले जाओ, काम करो अपना जो भी डेवलपमेंट करना है, और साथ ही साथ ये जो आइलैंड है ये बेसिकली बिलोंग करता है यूके को, ठीक है, ब्रिटिश को बिलोंग करता है। लेकिन चाइना ने बोला अर्जेंटीना से कि भाई ये जो आइलैंड्स हैं इसको अपना बताओ, ठीक है, अपना बताओ, चाइना इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो अब यही सारी बात हुई। तो अर्जेंटीना ने अपना क्लेम किया जिसको यूके ने रिजेक्ट कर दिया। तो यूके ने ट्वीट किया और बोला कि भाई यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये यूके का था और अभी भी यूके का ही है और आने वाले टाइम पर भी यूके का ही रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इशू उठा था ये फॉकलैंड आइलैंड को लेकर। तो फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। यहाँ पर आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप में ये है, इधर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, इधर आपको ये फॉकलैंड आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात हुई थी। तो वो फॉकलैंड आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है मैंने बता दिया। फॉकलैंड आइलैंड को हम लोग यहाँ पर मॉल्विनस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका इतिहास क्या है वो यहाँ पर चीज़ें मैंशनड है कि भाई यहाँ पर पहले ये ब्रिटिशर्स का हुआ करता, स्पेन ने बाद में लिया, फिर ब्रिटिशर्स ने लिया, इस प्रकार से लड़ाई चलती रही। अर्जेंटीना सरकार यहाँ पर एक तरीके से क्लेम करती थी। अर्जेंटीना सरकार ने यहाँ पर, अर्जेंटीना एक तरीके से आज़ाद हुआ कब, अर्जेंटीना आज़ाद होता है 1820 में आज़ाद होता है स्पेन से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज़ाद होने के बाद वो भी इस आइलैंड को क्लेम करता है। क्लेम करने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी बार एक तरीके से वॉर भी देखने को मिलता है, एक छोटी सी बहुत लड़ाई भी हुई है जहाँ पर यूके ने भगा दिया था उसको। तो अगेन यहाँ पर यूके इस पूरे आइलैंड को क्लेम करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड इशू क्या था, यही एक छोटा सा आर्टिकल था, काफ़ी डिटेल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक रिविजन ही आप लोगों को करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे फॉकलैंड आइलैंड क्या है। यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है जिसको लेकर डिस्प्यूट देखने को मिलता था। अर्जेंटीना अपने बताने लगा तो यूके ने बताया कि भाई यहाँ पर अर्जेंटीना आपका नहीं है, हमारा है। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। तो हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हाँ एक चीज़ और, ये जो आइलैंड है मैंने आप लोग को क्या बताया, मैंने आप लोग को ये बताया कि चाइना ने यहाँ पर बोला अर्जेंटीना से ये आइलैंड अपना बताओ, ठीक है। अर्जेंटीना ने ऐसा किया भी, लेकिन चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना ने इसलिए कहा क्योंकि यूके ना चाइना की टेरिटरी में बार बार घुस जाता है। यहाँ पे ताइवान वाले रीजन में यहाँ पर यूके को मना कर रखा है चाइना ने, उसके बाद भी यहाँ पर अपने वॉरशिप लेकर घुस जाता है। इसी वजह से यहाँ पर चाइना ने बोला अब हम यहाँ पे चाल चलेंगे, अर्जेंटीना को पैसा देंगे, अर्जेंटीना यहाँ पर एक तरीके से बोलेगा ये आइलैंड हमारा है, हालांकि ये आइलैंड यूके को ही बिलोंग करता है, ठीक है। अब ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में चर्चा की गई थी। हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है बजट 2022 के अंदर हम लोग काफ़ी सारे ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने वाले हैं। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, बस इतना मैंने आप लोग को समझाया था। मतलब कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स देगी सरकार जिसके बदले में आप लोग उन बॉन्ड को लोगे और उसके बदले में सरकार को पैसा दोगे। तो सरकार बेसिकली आपसे पैसा कलेक्ट करेगी इन बॉन्ड्स के माध्यम से। अब क्या है, ये ग्रीन बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है ये एनवायरमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। एनवायरमेंट के लिए यहाँ पर एक तरीके से ग्रीन बॉन्ड्स लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए सरकार पैसा उठाएगी। सरकार पैसा उठाने के बाद जो हमारा टारगेट है नेट जीरो का 2070 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए यहाँ पर सरकार बहुत कुछ करेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर पैसा उठाने का काम करने वाले हैं इस ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से। प्लस और ही बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि क्लाइमेट एक्शन के लिए सरकार ने उठाए हैं, वो सब आपको बजट के अंदर मेंशन देखने को मिलेंगे, वो सब एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया है। बट ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में चर्चा में था तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया था ना। उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बता रखा है यहाँ पर स्टार्टिंग से। जो ईरान न्यूक्लियर डील है और फॉकलैंड आइलैंड इशू क्या है, इन सभी के आंसर्स भी आप लोग को साथ ही साथ मिल जाएंगे। नाउ क्या करते हैं हम लोग, अब इस लेक्चर को हम लोग करेंगे समाप्त। अब आप कहोगे बस पूरे हो गए, तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद 2 दिन के आर्टिकल्स रह गए हैं, उनका रिवीजन नहीं किया है क्योंकि हम लोग मंडे को भी जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपको पता है जो रिवीजन है वो हमारा डेली बेसिस पर भी चलता है, वीकली बेसिस पर भी चलता है, फिर मंथली बेसिस पर भी चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी पूरा वीकली कंपाइलेशन मैंने आपको कवर करके दिया है। तो अभी 2 दिन के आर्टिकल्स रह गए, उनको मैं मंडे में, मतलब जो कल का वीडियो स्टार्ट होगा तो उन्हीं वीडियोस के अंदर यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि रिवीजन डेली बनता रहे, चलता रहे और हमें एक हैबिट बनी रहे। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को चीज़ें सब कुछ क्लियर हुई हैं, आप लोगों का रिवीजन हो चुका है। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।